Hello dear teachers, welcome to the YouTube channel Teachership. So today we are going to start a new video lesson on language learning and acquisition. ये टॉपिक जो है चाहे आप सीटेट तैयारी करने वाले हो, चाहे सीजीटेट तैयारी करने वाले हो, चाहे शिक्षक भर्ती, आप सभी को बहुत काम आने वाला है। ये जो है हमारे इंग्लिश पेडागोजी का पहला लेसन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही डेप्थ में बताने वाले हैं कि लर्निंग एंड एक्विजिशन क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया हमारे पहले स्ट्रेटजिक वीडियो को। जिसने भी इंग्लिश का स्ट्रेटजिक वीडियो नहीं देखा है वो आप जा करके अभी बेल आइकॉन दबा करके आई बटन को दबा करके देख सकते हैं, या फिर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ अ सोशल, सिम्बॉलिक एंड सिस्टमेटिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ आर्बिटरी, क्रिएटिव एंड ओवर चेंजिंग। सीधी भाषा में बोला जाए तो लैंग्वेज क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिफिनेशन देखेंगे तो लैंग्वेज क्या है? सामाजिक, सांकेतिक और सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन का प्रक्रिया है या माध्यम है, जो कि क्या होता है? आर्बिटरी होता है। आर्बिटरी मतलब मनमानापन होता है, क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है, ओवर चेंजिंग समय समय पर बदलते रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये लैंग्वेज का डिफिनेशन हो गया। अब लैंग्वेज के बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं। जैसे लैंग्वेज नेवर इनहेरिटेड, कभी भी वंशानुगत पास नहीं होता है लैंग्वेज। जैसे हमें हमारे मम्मी पापा से कुछ फिजिकल कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे हमारे आँख उनके आँख जैसे होते हैं, या कई भी तरीके के कैरेक्टर मिलते हैं, वैसा हमको भाषा नहीं मिलता है। इसे हम सीखते हैं या ग्रहण करते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली। जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन फैमिली है, उससे बिलोंग करते हैं। देयर आर अबाउट 7,000 लैंग्वेजेस एंड देयर इज़ नो एनी क्राइटेरियन टू मेजर डायलेक्ट। दो चीज़ें होते हैं, एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है डायलेक्ट। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा और डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली। तो भाषा को मेज़र करने का बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन जो बोली होते हैं उसको मेज़र करने का कोई अलग से तरीका नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, मोर देन 90,500 डायलेक्ट्स स्पोकन इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो 8वीं अनुसूची है संविधान के, उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज शामिल किया गया है और 19,500 से ज़्यादा हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्या कैरेक्टर हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो है आर्बिटरीनेस। आर्बिटरीनेस का मतलब होता है मनमानापन। नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, दे आर एग्रीड अपॉन बाई स्पीकर्स। तो आर्बिटरीनेस का मतलब होता है मनमानापन। इसको समझते हैं। जैसे जो वर्ड्स बोला जाए, जैसे डॉग एक वर्ड्स है और कुत्ता एक जानवर है, तो जो डॉग वर्ड्स बोला गया है और जो जानवर हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता। हो सकता है डॉग को कहीं पे कुछ और नाम से जाना जाता हो, तो वो वहाँ के स्पीकर्स के अनुसार हम लोग जज किया जाता है कि मनमानापन देखा जाता है। हम लोग अपने मन मर्जी से ही नए नए प्रकार के जानवर के नाम बोल सकते हैं, लेकिन उस वर्ड से और उस जानवर से या किसी भी अन्य वस्तु से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। अगला है सिस्टमेटिक रूल गवर्नड। लैंग्वेज जो है अपना खुद का एक रूल्स बनाते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसमें ग्रामर होते हैं, सिंटेक्स होते हैं, फोनोलॉजी होते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रेडिक्टेबल बनाते हैं कि हाँ एक निश्चित सीक्वेंस में चलता है। नेक्स्ट है थर्ड, वोकल होता है, साउंड बेस्ड होता है। मोस्ट लैंग्वेजेस आर प्राइमरली स्पोकन यूजिंग साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय वोकल ऑर्गन्स विथ राइटिंग एज अ लेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ज़्यादातर लैंग्वेज जो है स्पोकन फॉर्म में होता है, जो हमारे वोकल ऑर्गन्स कहने का मतलब है हमारे गला हो गए, उनके माध्यम से निकलता है। सिंबॉलिक होता है, सिंबॉलिक कहने का मतलब है सांकेतिक होता है, संकेतों से बना होता है। जैसे हम ए को ऐसे लिखते हैं, बी को ऐसे लिखते हैं, सी को ऐसे लिखते हैं, वैसे क का संकेत ये है, ख का संकेत लाइन खींच दिए ऐसा बना दिए, ग का संकेत ऐसा बना दिए। तो सभी संकेतिक होते हैं, जिससे हम अपने आइडियाज़ को, एक्शंस को, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है सोशल, सामाजिक होता है।
लैंग्वेजेस सामाजिक होते हैं। लैंग्वेज डेवलप्स विद इन सोसाइटी, सोसाइटी में ही उत्पन्न होते हैं और सोसाइटी के अनुसार ही उनमें इंटरेक्शन के थ्रू ही बनता है। डायनामिक होता है, डायनामिक कहने का मतलब है प्रगतिशील होता है, प्रगतिशील होता है। इसमें समय समय पे चेंजेस आते हैं, न्यू वर्ड्स जोड़े जाते हैं, उनके मीनिंग शिफ्ट किए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशंस में इवॉल्विंग देखा जाता है। तो ये लैंग्वेज जो होता है प्रगतिशील होता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रगति उसमें आते ही रहता है। अगला है प्रोडक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है वो। इसमें नए नए प्रकार की चीज़ें हम बना सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिव मतलब उत्पादित होते हैं या नए नए चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं, एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। कुछ सेट फिनाइट सेट एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम ए से जेड तक पढ़ें तो इससे एक लिमिट में ही वर्ड्स बनेंगे, लिमिट में ही सेंटेंस बनेंगे और लिमिट में ही हम बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हम बहुत से तरीके से नए सेंटेंस बना सकते हैं, नए एक्सप्रेशंस बना सकते हैं लैंग्वेज का यूज़ करके। कल्चरल होता है, सांस्कृतिक होता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है सांस्कृतिक होता है। लैंग्वेजेस सांस्कृतिक होते हैं। लैंग्वेज इज डीपली इंटरवाइंड विथ कल्चर, अ कम्युनिटीज बिलीफ, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़। तो भाषाएँ जो हैं किससे जुड़े होते हैं? हमारे संस्कृति से, हमारे कम्युनिटी के जो बिलीफ सिस्टम है, मान्यताएं हैं, उनसे जुड़ा होता है, हमारे परंपराओं से जुड़े होते हैं, वैल्यूज़ से जुड़े होते हैं। तो ये सभी तरीके से भाषाएं जो है जुड़ी होती है। कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल द इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज रिलाइज ऑन सोशल कन्वेंशन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। परंपरागत, परंपरागत होते हैं, हमारे परंपरा के हिसाब से चलता है। डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक विस्थापन, विस्थापन देखा जाता है। ह्यूमन कैन डिस्कस पास्ट, फ्यूचर और इमेजिनरी इवेंट्स एंड कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट व्हाट इज प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि हम भाषा को केवल प्रेजेंट में ही बात करने के लिए यूज़ करते हैं, वर्तमान में जो घटनाएं हैं उसी बस को बात करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग उस भाषा का यूज़ करके पास्ट में भी बातचीत कर सकते हैं और भविष्य की बातें भी कर सकते हैं और कुछ इमेजिनरी इवेंट्स, कल्पनात्मक घटनाओं के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक थे। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो कितने टाइप्स के लैंग्वेज हैं? तो यहाँ पे लैंग्वेज को हम लोग दो तरीके से बांटेंगे, क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है मॉडलिटी के ऊपर है। मॉडलिटी मतलब माध्यम क्या होता है, बोलने का माध्यम क्या होता है, उसके हिसाब से लैंग्वेज को कितने भाग में बांटा गया वो देखेंगे। और दूसरा होता है उत्पत्ति, ओरिजिन के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया देखेंगे। माध्यम के हिसाब से सबसे पहले स्पोकन लैंग्वेज होता है, जैसे कि इंग्लिश को बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं, मैंडरिन को बोलते हैं। वैसे साइन लैंग्वेज होता है, इशारों के माध्यम से जो लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे ASL, B को B ऐसा लिख दिए। और साइन लैंग्वेज जैसे हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं तो यू टर्न को ऐसा लिखा जाता है, तो साइन लैंग्वेजेस हो गए। रिटर्न होते हैं कुछ जैसे ब्रेल लिपि हो गई, स्क्रिप्ट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, रिटर्न लैंग्वेज कहलाते हैं। अगला होता है टेक्टाइल, जिसमें छू करके हम लोग क्या कहते हैं, वार्तालाप करते हैं, लैंग्वेजेस का भाषा का उपयोग करते हैं। तो टच साइनिंग को हम लोग टेक्टाइल बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार हो गए मॉडलिटी के हिसाब से। अगला है ओरिजिन के हिसाब से। तो सबसे पहले जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक रूप से हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल बोलेंगे। जैसे स्पेनिश बोलते हैं, अरेबिक बोलते हैं, जो पहले से बना हुआ है, संस्कृत बोलते हैं। कंस्ट्रक्टेड, कुछ लैंग्वेज को बनाया जाता है बाकी लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के, जैसे वो टेम्पररी बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें कालके जो कैरेक्टर होता है विलेन का, उसके लिए क्या किया गया था, एक नया भाषा का उपयोग किया, जैसे निम्बुड़ा, इंटोआ, ऐसा कुछ बोलता है। तो उसके लिए बनाया गया भाषा जो है, जो बाद में बनाया, जिसको हम कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज बोलते हैं। अगला होता है फॉर्मल लैंग्वेज, जैसे मशीनी जो लैंग्वेज होते हैं, पाइथन में यूज़ किया जाता है, C++ प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, जिसके लैंग्वेज जो है एकदम फॉर्मल होता है, उसको हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज के कुछ टाइप्स थे। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? तो एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना या फिर अभिग्रहण करना या अर्जित करना। ये कुछ लैंग्वेज, जैसे ये किसके लिए यूज़ होता है एक्विजिशन, वो जो वर्ड है हमारे यूज़ होते हैं L1 लैंग्वेज के लिए। जो L1 लैंग्वेज हम लोग एक्वायर करते हैं, L1 मतलब हमारे जो मदर टंग हो गया, इसी को नेटिव लैंग्वेज ही बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मदर टंग। तो इनके लिए यूज़ होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द नेचुरल एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज थ्रू इंट्यूशन एंड सबकॉन्शियस लर्निंग। नेचुरल एसिमिलेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है नेचुरल एसिमिलेशन होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से आत्मसात करना
यहाँ पे सिमुलेशन का मतलब है आत्मसात करना। लैंग्वेज को थ्रू इंट्यूशन, इंट्यूशन कहने का मतलब है सहज भाव से, बिना कोई ज़्यादा मेहनत के, सहज भाव से, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए। किसके थ्रू? सब कॉन्शियस लर्निंग के थ्रू। 3 प्रकार के कॉन्शियसनेस होता है, जानते हैं आप सभी। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सब कॉन्शियस, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस। तो ये सब कॉन्शियस है, इसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो ये हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है वो सब कॉन्शियसली होता है। मतलब हम अर्धचैतनिक रूप से भी सीखेंगे तो भी सीख जाएंगे, हमको उतना फोकस्ड होकर पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक सीखा जा सकता है। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू रियल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज इन्वायरमेंट, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव एबिलिटी विदाउट अवेयरनेस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। बच्चे जो हैं रियल इंटरेक्शन के थ्रू लैंग्वेज को सीखते हैं, मतलब खुद जो है शामिल होकर के बातचीत करके आपस में सक्रिय भागीदारी निभा के सीखते हैं, जिसमें बच्चों को विदाउट अवेयरनेस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, किसी भी प्रकार के उनको ग्रामर के रूल्स, नियम, कानून, ये सब जानना नहीं पड़ता। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोडक्ट ऑफ रियल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इन एनवायरनमेंट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड कल्चर वेयर द लर्नर एज एन एक्टिव प्लेयर। लर्नर किसके साथ काम करता है? एक्टिव प्लेयर। डेवलप्स हिज कम्युनिकेटिव एबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज एक्विजिशन किसका प्रोडक्ट है, किसका प्रतिफल है? रियल इंटरेक्शन, इनके बीच में पीपल इन एनवायरनमेंट और कल्चर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक संबंध बनता है, उससे क्या हमको मिलता है? लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है। चलिए आगे चलते हैं, की फीचर्स ऑफ एक्विजिशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है स्पीड, दूसरा होता है क्वालिटी और नेचुरल प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले स्पीड, जो हम लोग नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है, क्विकली सीखा जाता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड लैंग्वेज। जो भी सेकेंड लैंग्वेज जो बाद में हम सीखते हैं उसको हम लोग स्लोली सीखेंगे, लेकिन जो हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसको हम लोग बहुत फास्ट सीखते हैं। वैसी क्वालिटी, आप फर्स्ट लैंग्वेज जो एक्विजिशन किए हैं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं या छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, उसका जो क्वालिटी है हमेशा सुपीरियर होगा किससे? हमारे जो सेकेंड लैंग्वेज जो लर्न किए हैं, बाद में सीखे हैं, जैसे इंग्लिश सीखे, तो हमारा जो हिंदी या छत्तीसगढ़ी का बोलने का जो क्वालिटी होगा वो हमेशा किससे सुपीरियर होगा? हमारे इंग्लिश के लैंग्वेज से ज़्यादा सुपीरियर होगा। नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें किसी प्रकार के एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग सभी चीज़ों को आसानी से फॉर्मल तरीके से, बिना फॉर्मल तरीके से सीख सकते हैं। जैसे ही जन्म होता है ये ट्रिगर्ड हो जाता है, और जो कि अनफॉरगेटेबल होता है, हम चाह करके भी भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पे 5 स्टेज के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेज है अर्ली वोकलाइजेशन का स्टेज, जो कि 0 से लेकर 11 महीने तक होता है, जिसमें क्राइंग करते हैं बच्चे, कूइंग करते हैं, बैबलिंग करते हैं। क्राइंग मतलब रोना हो गया, कूइंग मतलब बच्चों का ऐसा करके रोना होता है। बैबलिंग में होता है बच्चे ब ब ड ड म म इस टाइप के वर्ड का यूज़ करते हैं। अगला जो स्टेज होता है होलोफ्रेस्टिक स्टेज, जिसमें बच्चे जो सिंगल वर्ड बोलना सीखते हैं, जैसे पा पा मा मा, इस टाइप के वर्ड बोलना सीखते हैं, सिंगल वर्ड को। पानी चाहिए तो बच्चा पानी पानी बस बोलेगा, तो इस टाइप से। तीसरा जो स्टेज होता है 2 वर्ड स्टेज, जिसमें 1.5 साल से 2.5 साल तक की उम्र के बच्चे आते हैं, जिसे मिनी सेंटेंस विद सिंपल सिमेंटिक रिलेशंस बोलते हैं। 2 शब्द मिलकर एक बार, जैसे किसी बच्चे को पानी चाहिए तो क्या बोलेगा? मम्मी पानी, ऐसा मांगेगा। पापा खिलौना, इस टाइप से बोलेंगे। अगला जो होता है टेलीग्राफिक स्टेज होता है। टेलीग्राफिक मतलब अब यहाँ पे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे, 2 3 3 4 4 वर्ड के सेंटेंस बोलने लगेंगे, उसको सेंटेंस में डालने लगेंगे। अब यहाँ पे बोल सकते हैं मम्मी पानी दो, ऐसा करके। तो धीरे धीरे करके बच्चे जो हैं बहुत सारे वर्ड्स को आपस में कंबाइन करने लग जाते हैं। 5वां जो स्टेज होता है 30+ मंथ मल्टी वर्ड स्टेज बोलते हैं, जिसमें ग्रामेटिकल रूल्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर आने लग जाते हैं। विजुअल्स के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कोइंग का स्टेज, बच्चे जो है स्वर के माध्यम से आ ऊ गू इस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं। क्राइंग स्टेज होता है जिसमें बच्चे जो है रोते हैं। बाबलिंग स्टेज बाबा मामा डाडा। होलोफ्रेस्टिक स्टेज में कार, और ये जो है स्पीकिंग एडल्ट लाइक स्पीच है। ये बच्चे जो है बड़े होकर के एक एडल्ट लोग जैसे बोलते हैं वैसा करेक्ट ग्रामर रूल के साथ बोलने लग जाते हैं। आगे देखते हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन के कुछ थ्योरीज हैं, वो क्या क्या थ्योरीज है वो देखेंगे। तो सबसे जो पहला थ्योरी है चॉम्स्की जी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बोलते हैं। चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी है पहला थ्योरी।
दूसरा है क्वेश्चंस मॉनिटर मॉडल थ्योरी। तो पहला थ्योरी जो एक्विजिशन के ऊपर बोला गया है लैड, इनका कहना था, चॉम्स्की जी का कहना था कि हमारे जो बॉडी है या हमारा जो कैपेसिटी है, हम लोग इनबॉर्न एक ऐसा कैपेसिटी लेके आते हैं जिसको हम लोग लैड बोलते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा डिवाइस पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में जिसको हम लोग लैड बोलते हैं, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है। वो हमारे मस्तिष्क में फिट होता है, जिससे हम बच्चे जो हैं ऑटोमेटिक लैंग्वेज को एक्वायर करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। ये एक प्रकार से बोला जा सकता है कैपेसिटी है, क्षमता है, हमारे इनबॉर्न कैपेसिटी है, जिससे हम लोग लैंग्वेज को सीखने लग जाते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चंस मॉनिटर मॉडल, इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए हैं। उस 5 हाइपोथेसिस को बहुत डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चंस मॉनिटर मॉडल, इसको बोला जाता है क्वेश्चंस मॉनिटर मॉडल, 1982 में दिया गया था क्वेश्चंस के द्वारा। तो सबसे पहला जो है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, जिसमें एक्विजिशन और लर्निंग को कंपेयर किया गया है। इसमें एक्विजिशन जो है सब कॉन्शियस प्रोसेस से बताया गया है, जो कि नेचुरल है, वाइल लर्निंग इज कॉन्शियस प्रोसेस, वो चेतन मन पे फोकस करता है, फॉर्मल स्टडीज सीखा जाता है। ये पहला थ्योरी यही बोलता है कि दोनों को कंपेयर किया है। एक्विजिशन जो है सब कॉन्शियस है, नेचुरली सीखा जाता है, और लर्निंग जो है कॉन्शियस प्रोसेस है, फॉर्मल स्टडी से सीखा जाता है। दूसरा जो थ्योरी है हाइपोथेसिस है, उसमें ये कहते हैं मॉनिटर हाइपोथेसिस, लर्नड नॉलेज एक्ट्स एज अ मॉनिटर। मॉनिटर मतलब गाइड बोल सकते हैं, गाइड करने का काम करता है। एडिट करेक्ट लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय एक्वायर्ड नॉलेज, जो हम लोग एक्वायर्ड नॉलेज किए हैं, जो हम लोग सीखे हुए नॉलेज हैं या फिर जो सीखा हुआ ज्ञान है, वो क्या करता है, हमारे आने वाले मतलब आगे जो सीखेंगे उसके लिए मॉनिटर का काम करता है, गाइड करने का काम करता है कि क्या चीज़ को हमको एडिट करके निकालना है और क्या चीज़ को अंदर लेना है। ये चीज़ का काम करता है, मतलब सीखा हुआ ज्ञान हमको गाइड करने का काम करता है। ये मॉनिटर हाइपोथेसिस के हिसाब से कहना है। तीसरा जो है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स आर एक्वायर्ड इन अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस रिगार्डलेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी लैंग्वेज को एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में सीख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं सीख सकते। जैसे बच्चे जो हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्राइंग से स्टार्ट करते हैं, फिर कोइंग में जाते हैं, फिर बैबलिंग में जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से एक नेचुरल ऑर्डर का सीक्वेंस बनता है, उसी के हिसाब से सीखते हैं। अगला जो हाइपोथेसिस है इनपुट हाइपोथेसिस, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज व्हेन एक्सपोज टू कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट स्लाइटली अबव देयर करेंट लेवल। जो लर्नर हैं उनको हमेशा क्या करना चाहिए, कैसे माहौल में एक्सपोज करना चाहिए जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है। जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, मतलब जो हम लोग बच्चों के सामने चैलेंजेस रख रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, स्लाइटली अबव देयर करेंट लेवल। मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है CI है, वो क्या होना चाहिए, +1 लेवल का होना चाहिए। इसको I+1 का रूल भी बोलते हैं। मतलब जो हम लोग बच्चों को नया चीज़ देंगे, चैलेंज देंगे, वो उनके जो क्षमता है, जिस एबिलिटी की स्टेज में है, उससे एक लेवल ऊपर देंगे, ताकि उस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट कर सकें और नया चीज़ सीख सकें। इसको कहा जाता है इनपुट हाइपोथेसिस। पांचवा जो हाइपोथेसिस है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, जैसे कि फैक्टर्स लाइक कुछ फैक्टर जैसे एंग्जाइटी है, तनाव हो गया, मोटिवेशन हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस, ये सभी क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। जो हमारे अच्छे चीज़ों को सीखने में मदद कर सकता है, एड्स कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है, हिंडर्स भी कर सकते हैं, बाधाएं भी बना सकते हैं। मतलब मान लो हमारा एंग्जाइटी कम है, मोटिवेशन ज़्यादा है, या फिर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तीनों चीज़ ये कम है, दोनों ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और मान लो हमारा जो एंग्जाइटी है ज़्यादा है, मोटिवेशन कम है, कॉन्फिडेंस भी कम है, तो हम लोग का सीखना क्या हो जाएगा, सीखने में बाधाएं आ जाएंगे। तो ये 5 हाइपोथेसिस क्वेश्चंस के द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग विजुअल इलस्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं। जैसे एक्विजिशन, पहला हाइपोथेसिस क्या है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसमें क्या किया, एक्विजिशन और लर्निंग को कंपेयर किया गया है कि ये क्या होता है, सब कॉन्शियस होता है, माइंड के सब कॉन्शियस प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ये क्या कहता है, कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड करता है। मॉनिटर हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो हम लोग सीखा हुआ ज्ञान है, उसको क्या करने करता है, फिल्टर एडिट करने का काम करता है, मॉनिटर गाइड करने का काम करता है। और जो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देंगे, तीसरा बोलता है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देंगे, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देंगे, वो क्या होना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उनके एबिलिटी है उससे एक लेवल ऊपर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस होगा। अगर उनका लो एंग्जाइटी है, मोटिवेशन ज़्यादा है, तो वो फिल्टर की तरह काम करेगा। और नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस एक निश्चित सीक्वेंस में हम लोग ज्ञान को देंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा, आउटपुट हमको अच्छा मिलेगा।
तो ये हम लोग का क्वेश्चंस का मॉनिटर हाइपोथेसिस है, क्वेश्चंस मॉनिटर मॉडल है। अब इसको याद कैसे रखेंगे पांचों नाम, तो पांचों नाम याद करने के लिए छोटा सा हम लोग कीवर्ड से याद कर सकते हैं। एमनिया, ए से एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, एम से मॉनिटर हाइपोथेसिस, एन से नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, आई से इनपुट हाइपोथेसिस, ए से अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं एमनिया, एक छोटा सा कीवर्ड लेकर के। तो ये हम लोग का एक्विजिशन यहाँ पे खत्म हो गया। आगे देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सीखना क्या होता है? अ कॉन्शियस, यहाँ पे अ अलग है, अ कॉन्शियस फॉर्मल प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफन इन क्लासरूम सेटिंग विथ एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स एंड वोकैब स्टडी। ऐसा कॉन्शियसली सीखा जाने वाला प्रोसेस है जिसमें हम लैंग्वेज को सीखते हैं। क्या चीज़? एक क्लासरूम की सेटिंग में जहाँ पे एक्सप्लिसिट ग्रामर मतलब सुव्यवस्थित या सुस्पष्ट ग्रामर रूल्स का नियम का यूज़ करके सीखा जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग करते हैं। इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि एक्सप्लिसिट ग्रामर एंड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सुस्पष्ट ग्रामर होंगे, एकदम नियम कानून से बंधे होंगे। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक निश्चित सीक्वेंस होता है, किसी सीक्वेंस में हमारा सेंटेंस बनेगा। क्लासरूम बेस्ड इंस्ट्रक्शन होता है, क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। फोकस ऑन सेकेंड लैंग्वेज, L2 में हम लोग जो सेकेंड लैंग्वेज होता है उसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्टिव इरर करेक्शन, यहाँ पे एक्टिव इरर करेक्शन किया जाता है, यहाँ पे स्पेस छूट गया है। एक्टिव इरर करेक्शन किया जाता है, मतलब जो भी त्रुटि आएंगे उसको तुरंत ही सक्रिय रूप से सुधारा जाएगा। अब चलिए कुछ एक की एस्पेक्ट्स किससे रिलेटेड थे? लैंग्वेज लर्निंग से। अब एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करके देखते हैं। तो एक्विजिशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अर्जन करना, और लर्निंग का मतलब हो गया सीखना। अब दोनों को कंपेयर करके देखते हैं क्या चीज़। नेचर देखते हैं, ये होता है सब कॉन्शियस एंड नेचुरल होता है, सब कॉन्शियस एंड नेचुरल होता है। यहाँ पे स्पेस छूट गया है। ये कॉन्शियस एंड फॉर्मल होता है, आप समझ गए। सब कॉन्शियस कहने का मतलब अर्ध चेतन होते हैं और नेचुरल तरीके से सीखा जाता है। ये कॉन्शियस चेतन मन सीखा जाता है और फॉर्मल तरीके से सीखा जाता है। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वातावरण कैसा होना चाहिए, इसमें इनफॉर्मल होता है, रियल लाइफ सिचुएशन होते हैं, जो वास्तविक जीवन से संबंधित सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो बनता है। ये क्लासरूम और एकेडमिक सेटिंग में होता है। फोकस किस में किया जाता है? इसमें कम्युनिकेशन, बातचीत या फ्लुएंसी, बातचीत और फ्लुएंसी पे जोर दिया जाता है। इसमें रूल्स और एक्यूरेसी पे, यहाँ पे एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, नियम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। इधर करेक्शन तो इसमें नहीं किया जाता है, इसमें एक्टिवली करेक्ट किया जाता है, तुरंत सक्रिय होकर सुधारा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे हम लोग मदर टंग को सीखते हैं, इसका एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर सीखना, तो इसमें आ जाएगा, लर्निंग में आ जाएगा। ये कुछ की डिफरेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज लर्निंग का थ्योरीज देखते हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, जो व्यवहार से संबंधित होगा, वो थ्योरी क्या कहने देखते हैं। ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है? लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्किनर है वो बिहेवियरिस्ट, वो क्या बोलते हैं ये देखते हैं। लैंग्वेज लर्न थ्रू इमिटेशन, इमिटेशन मतलब रेनफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग, तो ये नकल के माध्यम से सीखा जाता है। रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, और कंडीशनिंग मतलब अनुकूलन करके सिखाया जाता है। इनका कहने का मतलब था स्किनर का कि जो भी लैंग्वेज है हम लोग उसको उसके व्यवहार में, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करके सिखाया जा सकता है। जैसे इमिटेशन, बच्चे नकल करके सीखते हैं, उनको अगर पुनर्बलित कर देंगे, मतलब उनको प्रोत्साहित कर देंगे, तो बच्चे जो है और सीखने लग जाएंगे, और उसी के हिसाब से हम लोग कंडीशनिंग, अनुकूलन करते जाएंगे। जैसे हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से स्किनर का कंडीशनिंग कैसे करें। जैसे से कुकी, ये से कुकी बोल रही है मम्मी, अब बच्चे बोल दिया कुकी करके, तो मम्मी क्या बोलते, गुड जॉब। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो था स्टिमुलस दिया गया, बिस्किट, कुकी, और ये रिस्पॉन्स किया, जिसके माध्यम से अगर ये रिस्पॉन्स किया तो इसकी मम्मी जो एनफोर्समेंट की गुड जॉब करके उसको प्रोत्साहित की। तो ये क्या हो गया, हमारे बिहेवियरिस्ट हो गए। अगला थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी मतलब संज्ञानात्मक से संबंधित होगा, प्रोसेस रिलेटेड होता है। यहाँ पे ज्ञान को हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद रचनात्मक भी बोल सकते हैं, रचना करते हैं, रचना से संबंधित होता है।
तो पियाजे का कहना था लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सिंबॉलिक थॉट। मतलब जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो संज्ञानात्मक विकास के थ्रू होता है। संज्ञानात्मक विकास मतलब रचनात्मक, बच्चे खुद प्रोसेस करके नॉलेज को बनाते हैं। एंड सिंबॉलिक थॉट का यूज़ किया जाता है, सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, संकेतों का यूज़ करके वो बच्चा खुद से क्या बनाते हैं, अपना नॉलेज बनाते हैं। अगला है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। इसमें परस्पर मतलब आसपास के वातावरण से इंटरेक्शन करके सीखते हैं बच्चे। ब्रूनर का कहना था सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक बातचीत या मेल जोल से जो हम लोग सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी कहते हैं। इसमें सोशल इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग बाय एडल्ट्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। उनका कहना यह था कि समाज में बातचीत करने से, इंटरेक्शन करने से बच्चे सीखते हैं। और बड़ों के स्कैफोल्डिंग मतलब आगे जाके इसको और अच्छे समझेंगे। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है छोटा सा सहारा जो बड़ों के द्वारा दिया जाता है बच्चों को सीखने के लिए। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में एक शब्द बोलते हैं पंदोली देना, तो पंदोली देना एक को हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग से। हम छोटा सा सहारा किसी को देते हैं उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। विजुअल्स के माध्यम से समझते हैं, ये तो समझ चुके हैं। कॉग्निटिव में जैसे पियाजे क्या कहना था कि बच्चे जो हैं अपने से खुद से हम लोग उन लोग अपने नॉलेज को, लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, सीखते हैं, रचना करते हैं। जैसे बच्चा जो है बॉल का एक ऐसा इमेज बना के रखा है और बॉल को देखा तो ये क्या बोला, बॉल। तो इसके दिमाग में पहले से संकेत बना हुआ था बॉल का, ताकि इसको देख करके आसानी से बोल पा रहा है कि बॉल है करके। यहाँ पे ब्रूनर का इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी में देखिए, यहाँ पे मम्मी जो है इंटरेक्शन के थ्रू अपने बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चा अगर कहीं पे भूल जाए तो इसकी मम्मी जो इसकी फोल्डिंग कर रही है, इसको मतलब हल्का पंदोली दे रही है, इसको समझा रही है, छोटा छोटा सहारा के माध्यम से लैंग्वेज सिखा रही है। ये तीनों थ्योरी हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में लैंग्वेज लर्निंग क्या होना चाहिए। यहाँ से हम लोग जो एक लर्निंग और एक्विजिशन जो पढ़े हैं इसको हम लोग यूज़ करना सीखेंगे कि ये क्लासरूम में ये सभी चीज़ों का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला है CLT बेस्ड होना चाहिए। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT नाम से पता चला कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मतलब भाषा को हम लोग बातचीत के माध्यम से बच्चों को ऐसा माहौल दे, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, जो किसमें अपने से बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में मदद करें, जहाँ पे फ्लुएंसी को ज़्यादा ध्यान दे, फ्लुएंसी पे ज़्यादा ध्यान दे, ना कि ग्रामेटिकल परफेक्शन कि ग्रामर में क्या क्या रूल्स हैं उसको ना देख करके फ्लुएंसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लर्नर्स प्रैक्टिस रियल लाइफ लैंग्वेजेस यूज़। लर्नर को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, रियल लाइफ लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, हमारे वास्तविक जीवन में उपयोग होते हैं उन भाषाओं का उपयोग करना सिखाना चाहिए। अगला जो है TBL मतलब होता है टास्क बेस्ड लर्निंग। इसमें हम बच्चों को छोटा छोटा टास्क देंगे, जैसे फूड कोडिंग करना, डायरेक्शन देना, और इससे क्या होंगे बच्चे जो है आपस में बातचीत करना शुरू करेंगे और लैंग्वेज को लर्न करना शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैफोल्डिंग। हमें जो स्कैफोल्डिंग है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे टीचर्स गाइड स्टूडेंट बाय बिल्डिंग ऑन देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी पहले से बच्चों के नॉलेज है उसमें थोड़ा थोड़ा गाइड करके उनको और क्या करना चाहिए, उनके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करना चाहिए। एरर करेक्शन। एरर्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। टीचर करेक्ट एरर्स कंस्ट्रक्टिवली विदाउट डिस्करेजिंग स्टूडेंट। हमें बच्चों को जो भी त्रुटि कर रहे हैं बच्चे उसको हमें करेक्ट करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, विदाउट डिस्करेजिंग, बिना डिस्करेज किए। उनमें डिस्करेज मतलब उनको बिना हतोत्साहित किए हमको क्या करना है, करेक्ट करना है त्रुटि को। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको कि हमें ऐसा डांट दिया गया, कि हमें गलत तरीके से बोल दिया गया, गलत बोल दिया गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको बहुत ही पोलाइटली हमको क्या करनी, करेक्ट करना चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लासरूम, ये जो है इसको विजुअल्स के माध्यम से CLT है। जैसे ये यहाँ पे टीचर जो हैं बच्चों को मौका दे रही हैं कि आपस में बातचीत करें, लैंग्वेज का यूज़ करें। यहाँ पे टास्क बेस्ड है, यहाँ पे एक टास्क दे दिया गया है जिसमें बच्चे जो हैं एक मैप को देख करके फिर आपस में बातचीत करें। तो टास्क मैप टास्क है। इसके फोल्डिंग करा रही है यहाँ पे मैडम, हल्का हल्का करेक्शन करा रही है बच्चे को, हल्का हल्का हिंट दे करके उसको प्रोत्साहित कर रही है। यहाँ पे एरर करेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मैडम जो है एक बच्चे को यहाँ पे ऐसे करेंगे करके समझा रही है। आगे देखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग फॉर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम NEP 2020 के हिसाब से लैंग्वेज लर्निंग कैसे होना चाहिए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के बारे में, मतलब जहाँ पे बहुभाषी क्लास है वहाँ पे हम लोग का लैंग्वेज लर्निंग कैसे होगा उसके बारे में NEP क्या कहता है, NEP के बारे में पढ़ेंगे। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी स्पेस छूट
चिपक गया है। मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम लोग का एनईपी कहता है कि बच्चों को उनके मदर टंग में ही ज़्यादा पढ़ाई कराना चाहिए, जिससे उनका क्या हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े और लैंग्वेज का फ्लुएंसी भी बढ़े। तो पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या होना चाहिए, मदर टंग। ये कौन कहता है, एनईपी कहता है। मतलब पढ़ाने का जो माध्यम है क्या होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब बहुभाषी जो क्लास है वो क्या करता है, ये प्रमोट करता है लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेज को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल कॉन्टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। लोकल कॉन्टेक्स्ट मतलब जो वहाँ के स्थानीय भाषा हो गए या परंपराएं हो गए, उसका क्या स्थानीय जो भाषा है या कल्चर है, उनको कैसे हम लोग लैंग्वेज सिखाने में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। लैंग्वेज लर्निंग शुड रिफ्लेक्ट द लोकल कल्चरल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट टू कीप इट रेलिवेंट एंड इंगेजिंग। जो भी हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट हैं, हमारे जो स्थानीय भाषा बोली है वो सब का, या परंपरा है वो सब का, संस्कृति है वो सब का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इंगेजिंग हो जाएगा, मनोरंजन पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ से जो हम लोग लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़े हैं उसका इम्प्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं, एक टीचर कैसे कर सकते हैं क्लासरूम में, उसके बारे में देखेंगे। इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स एंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस। सबसे पहला इम्प्लीकेशन क्या है, जो हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे हम अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे। ये यूज़ बेस्ड क्या है, हमारे जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक से बनते हैं, जिससे हम लोग का समझ बन सके कि हमें हमारा क्या उपयोग है इसमें। जैसे पहला है फॉस्टरिंग अ रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसा क्लासरूम बनाना है जिसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में पाया जाए, बहुलता हो, लैंग्वेज का बहुलता हो। और लैंग्वेज का बहुलता का मतलब क्या हो गया, आगे देखते हैं। टीचर्स शुड क्रिएट अ क्लासरूम इन्वायरमेंट दैट इनकरेजेस नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन थ्रू कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग, एक्सपोजर टू ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़, सॉन्ग, वीडियोस एट्सेट्रा। मतलब टीचर को ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, वातावरण बनाना चाहिए जहाँ बच्चे क्या करें, नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन करें। नेचुरली क्या है, लैंग्वेज को सीखे, अर्जित करें, ना कि लर्निंग करें। वहाँ पे कन्वर्सेशन का मौका मिलना चाहिए बच्चों को, स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए। एक्सपोजर कहने का मतलब है एक्सपोजर टू ऑथेंटिक लैंग्वेज, जैसे गाना सुनने को मिले, उनको वीडियोस देखने को मिले जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं। जो भी हमारा टारगेट लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को सिखाना है, उसी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक्सपोजर मिलना चाहिए। जैसे एक क्लासरूम है तो उस क्लासरूम में पोस्टर लगा हुआ है इंग्लिश में, डेज नेम लिखा हुआ है, पूरे दीवार में या आसपास जितने भी जगह हैं सभी पे कुछ कुछ कविताएं लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक हमारा जो है क्लासरूम जो है लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाता है। अगला देखते हैं बैलेंसिंग एक्विजिशन एंड लर्निंग। यहाँ पे क्या है, हमको देखते हैं आगे। इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन फॉस्टरिंग नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन थ्रू मीनिंगफुल इमर्सिव एक्टिविटीज एंड फॉर्मल लैंग्वेज लर्निंग थ्रू एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ ग्रामर, वोकैब एट्सेट्रा। मतलब यहाँ पे कहा गया है जो इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग क्या करना, कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। किसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, एक्विजिशन, जिसमें बच्चे लैंग्वेज को एक्विजिशन भी कर सके, अर्जित भी कर सके, और साथ ही साथ क्या कर सके, लर्न भी कर सके। एक्विजिशन जैसे बच्चों को, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब जो एक्विजिशन है और लर्निंग है दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए, दोनों साथ ही साथ में बैलेंस रूप में चलना चाहिए। मतलब एक्विजिशन कराना है तो बच्चों क्या करना चाहिए, मीनिंगफुल इमर्सिव एक्टिविटीज़ कराना चाहिए, जहाँ उनको लैंग्वेज को बोलने का मौका मिले, उनको यूज़ करने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले, और साथ ही साथ फॉर्मल लैंग्वेज सिखाना चाहिए, जैसे एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ ग्रामर पढ़ा दिए, वोकैब पढ़ा दिए। इससे क्या होगा, दोनों बैलेंस होते जाएंगे। इससे बच्चे जो है लैंग्वेज एक्वायर भी करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे भी, लर्न भी करेंगे, दोनों साथ एक साथ चलेगा। यूज़ ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, अगला जो है यूज़ ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ये क्वेश्चंस का जो है इनपुट हाइपोथेसिस उसको मानता है। टीचर शुड प्रोवाइड लैंग्वेज इनपुट दैट इज स्लाइटली अबव द लर्नर्स करेंट लेवल टू हेल्प देम स्ट्रेच देयर एबिलिटीज़। मतलब हमको उनके बच्चों के जो करेंट लेवल है, वर्तमान में जो लेवल है, उससे एक लेवल ऊपर क्या देना चाहिए, हमको इनपुट देना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट देना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे अपने जो एबिलिटीज़ है उसको खींच सके, बढ़ा सके।
जैसे एक छोटा सा एनालॉजी ले सकते हैं, मान लो बच्चे जो हैं प्लस करना सीख गए जिसका सम जो है 9 से कम है, तो हम लोग उनको अगला इनपुट क्या दे सकते हैं, हासिल वाला दे सकते हैं, जिससे बच्चे क्या है कैरी लेना सीखेंगे, तो उससे क्या है एक लेवल ऊपर हो गया। तो ऐसे ही हमको लैंग्वेज का इनपुट भी ऐसा देना है कि उनको क्या है अपने नॉलेज को स्ट्रेच कर सके, अपने लेवल को स्ट्रेच कर सकें। अगला देखते हैं 4th पॉइंट, प्रोमोटिंग इंटरेक्शन। उनको ज़्यादा आपस में बातचीत करने का मौका देना चाहिए, पीयर इंटरेक्शन, ग्रुप वर्क देना चाहिए, डिस्कशन कराना चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट तो बहुत एक्विजिशन एंड लर्निंग दोनों के लिए मौका देना चाहिए। अगला देखते हैं असेसमेंट स्ट्रेटजी। असेसमेंट स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, कैसे मूल्यांकन कराना चाहिए। एसेस स्टूडेंट्स थ्रू फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट, फोकसिंग नॉट जस्ट ऑन एक्यूरेसी बट ऑल्सो फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एक्विजिशन। मतलब जो बच्चे जो लर्न किए हैं, जैसे एक्यूरेसी है उसी बस का हमें क्या असेसमेंट नहीं करना चाहिए, हमको सबका उनका फ्लुएंसी का भी असेसमेंट करना चाहिए। ऐसा मौका देना चाहिए, ऐसा मूल्यांकन लेना चाहिए जहाँ बच्चे जो हैं बोले सुने सभी प्रकार के असेसमेंट को शामिल करें। जैसे समेटिव असेसमेंट किसके लिए होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं अर्धवार्षिक वार्षिक एग्जाम ले लिए, जो बच्चे पढ़े हैं वो उससे क्वेश्चन दे दिए, लिख दिए, हो गए। उसमें हम क्या एक्यूरेसी बस को चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्लुएंसी चेक करना है तो बच्चे क्या क्या सीखे उनसे बातचीत करके हम लोग भी असेसमेंट ले सकते हैं, जिससे उनका फ्लुएंसी भी चेकअप किया जा सकता है। तो ये हमारे लर्निंग एंड एक्विजिशन का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। अगला जो टॉपिक होगा इसी का MCQs होगा जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। आप EVS के क्लासेस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।